साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और यह जो टेस्ट हम लोग देखेंगे इसमें आंसर राइटिंग करेंगे। और ये जो टेस्ट है ये आपका जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है मेंस के लिए, उसी में से जो पहला टेस्ट है उसके प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और ये प्रश्न जो है आपके जीएस पेपर 1 से संबंधित हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण राष्ट्रवाद था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हमें बताना है कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण रहा है। तो इसके लिए उत्तर लिखने के लिए जो रूपरेखा है वो क्या है कि विभिन्न कारणों से युक्त एक सटीक एवं संक्षिप्त भूमिका पहले लिखनी है, एक संक्षिप्त भूमिका बताना है इसके बारे में, ठीक है। फिर राष्ट्रवाद की अवधारणा को संक्षेप में बताना है। फिर इसके बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण के रूप में दर्शाते हुए प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करनी है और अंत में एक निष्कर्ष दे देना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो अनेक कारकों के एकत्रीकरण एवं विस्फोट का परिणाम था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के पीछे या उसके प्रारंभ होने में कई सारे कारणों का योगदान था। इनमें आप इन कारणों को देखेंगे तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक संधियां, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, ये सभी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण थे। और जो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद को विश्व युद्ध के मूल कारणों में शामिल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो पहले राष्ट्रवाद को समझ लेते हैं, इसकी अवधारणा आती कहाँ से है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ एवं इसने ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी इसने रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक दोनों परिणामों को जन्म दिया। मतलब इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट थे। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत वस्त्र, भाषा, धर्म, संस्कृति एवं क्षेत्रीय संगठन आदि तत्वों के आधार पर आधुनिक राष्ट्रों के निर्माण, मतलब बहुत सारे राष्ट्रों का निर्माण क्या भाषा के, धर्म के, संस्कृति या क्षेत्रीय संगठन के आधार पर हुआ है। तो आधुनिक राष्ट्रों के निर्माण, उदय एवं विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है यहाँ से, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के बाद से। लेकिन 1870 के पश्चात इसने जो है ये जो राष्ट्रवाद था इसने उग्र रूप धारण कर लिया। इसलिए कहा जा सकता है कि 19वीं सदी का उत्तरार्ध जो है ये घोर राष्ट्रवाद अर्थात उग्र राष्ट्रवाद का काल था। तो यहाँ पे तो हमने बताया राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में, किसका विकास किस प्रकार से हुआ। अब बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारक के रूप में या कारण के रूप में राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए कुछ बिंदुओं को यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है, आप इसको बिंदुओं में तोड़ सकते हैं। पहला बिंदु आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आप बताएंगे, राष्ट्रीयता के उदय के कारण बाल्कन क्षेत्र की समस्याएं जटिल हो गई। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का जो क्षेत्र था बोस्निया एवं हर्जगोविना का क्षेत्र जहाँ सर्व जाति का बाहुल्य था उसे अस्ट्रिया को सौंप दिया गया। अस्ट्रिया और यहाँ की जो जाति थी वो अलग अलग थी। इस संदर्भ में सर्बिया के दावे को ठुकरा दिया गया। सर्बिया जो है वो बोस्निया और हर्जगोविना पर जो है अपना दावा स्थापित करता था, मतलब बताता था। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बताएंगे, इसी तरह बाल्कन एवं पूर्वी यूरोप के अन्य राज्यों जैसे कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि में राष्ट्र आंदोलन जोर पकड़ रहा था। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा एवं विकृत रूप यह था कि कुछ जातियां स्वयं को श्रेष्ठ समझकर, ये तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा एवं विकृत रूप यह था कि कुछ जातियां स्वयं को श्रेष्ठ समझकर दूसरी जातियों पर शासन करना चाहती थी। चौथा पॉइंट लिखेंगे, उग्र राष्ट्रवाद देशभक्ति की ऐसी भावना थी जो युद्ध के बल पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी। जर्मनी में ऐसी ही भावना विलियम कैसर के नेतृत्व के रूप में उभरती है। इसी का चरम रूप हमें हिटलर की नीतियों में दिखाई देता है और शेष यूरोप के देश इससे चिंतित थे और इन दो परस्पर विरोधी भावनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो ये यहाँ पर हमने स्थापित किया कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के कारक के रूप में राष्ट्रवाद जो है एक अहम भूमिका निभाता है। अब हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे कि इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारणों में राष्ट्रवाद की भावना को रखा जा सकता है। चूँकि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ बाल्कन क्षेत्र की समस्या से हुआ एवं यह तीव्र राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित था। यद्यपि अन्य कारणों को भी पृथक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के पीछे उत्पन्न होने के पीछे केवल राष्ट्रवाद ही एक कारक नहीं था, बल्कि अन्य कई सारे कारक थे। कूटनीतियों एवं गुप्त संधियों एवं उनसे उपजे अविश्वास ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के सैरा नृत्य एवं धोबिया नृत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो हमें इन दोनों के बारे में क्या करना है, इनसे जुड़ी हुई जानकारियों को बता देना है। तो सबसे पहले सैरा नृत्य देखते हैं। यह नृत्य जो है कहाँ पर होता है,
तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिलों में लोकप्रिय है। बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिलों में लोकप्रिय है। और यह कब होता है? दूसरा पॉइंट ये बताएंगे, यह नृत्य जो है वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के एवं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। और किया क्यों जाता है? तो इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा की जाती है, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ये था सहरा नृत्य। अब धोबिया नृत्य की बात करते हैं। यह नृत्य जो है धोबी जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक गदहा बनता है। यह नृत्य होता कहाँ पे है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, जिसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, यह ध्यान रखिएगा। यह नृत्य कब कब होता है? तो यह नृत्य जो है जन्म, विवाह, दशहरा और होली जैसे अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में संविधान में देखेंगे तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी करना है। तो देखिए इसकी उत्तर कैसे लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, शुरुआत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को परिभाषित करेंगे थोड़े से शब्दों में। फिर धर्मनिरपेक्षता के आदर्श स्वरूप की सामान्य विशेषताएं, मतलब धर्मनिरपेक्षता में होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको बताएंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट इसका आएगा कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से भिन्न हो जाती है। क्योंकि हमें भारतीय संदर्भ में बात करना है, तो मतलब जो अन्य संदर्भ, जैसे पश्चिमी देशों के संदर्भ में जो है धर्मनिरपेक्षता का मतलब कुछ और है, उससे हमारे जो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता वो डिफर करता है, उसको यहाँ पर बताएंगे। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता है क्या? तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है जो राज्य एवं सरकार को पृथक रूप को धर्म से पृथक करने का समर्थन करता है। ठीक है, मतलब राज्य जो या सरकार जो होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी, धर्म से पृथक होगी। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल के अनुसार राष्ट्र या राज्य और धर्म अपने संचालन के क्षेत्र में परस्पर अनन्य है, अर्थात राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता या किसी भी धार्मिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होता। मतलब इन दोनों में दोनों ही अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, किसी भी रूप में नहीं करते हैं। ये हमारा पश्चिमी मॉडल है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक निगेटिव सेंस में है। जो पश्चिमी मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का वो निगेटिव है सेंस में लिया जाता है, जबकि भारतीय संदर्भ वाला जो है इसे पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। अब भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में यह अधिदेशित है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। प्रस्तावना में ही बता दिया गया है। संविधान के अनुसार केवल एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र ही जो है वो निरपेक्ष व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु अपने उद्देश्यों को परिलक्षित कर सकता है। देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता है इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसमें होता क्या है। तो पहला पॉइंट आप बता सकते हैं कि किसी एक धार्मिक समुदाय का अन्य समुदायों पर प्रभुत्व नहीं हो। दूसरा, एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्यों का अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व न हो। तीसरा, राज्य किसी भी विशेष धर्म को आरोपित नहीं करता है और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रताओं को समाप्त करता है। हमारे संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की हुई हैं मूल अधिकारों के तहत। उपर्युक्त प्रभुत्व को, जो धर्मनिरपेक्षता है, उपर्युक्त प्रभुत्व को प्रतिबंधित करने हेतु भारत विभिन्न तरीकों से कार्य करता है। यह धर्म से स्वयं को पृथक करने की रणनीति का प्रयोग करता है। यह न तो किसी धार्मिक समूह द्वारा शासित होता है और न ही किसी एक धर्म का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता कहते हैं कि सिद्धांत के अंतर्गत राज्य यद्यपि धर्म से पूर्ण रूप से पृथक नहीं है, तथापि यह धर्म के साथ एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य द्वारा धर्म में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप संविधान द्वारा निर्धारित आदर्शों पर ही आधारित होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि जो पश्चिमी मॉडल है वहाँ पे धर्म और राज्य जो है एकदम से अलग अलग होते हैं, उनका एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होता। परंतु भारतीय संदर्भ में आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो राज्य है वो धर्म से पूरी तरीके से पृथक नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा संविधान जिस पंथ निरपेक्षता की स्थापना करता है वह धर्म एवं राज्य के पूर्ण पृथक वाली पूर्ण निरपेक्षता नहीं है। राज्य धर्म एवं धर्म विषयक कार्यों पर नजर रखता है ताकि इन अधिकारों का दुरुपयोग न किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से एकदम से अलग नहीं रहता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी को कोई धर्म मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। वह किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, परंतु बिना किसी भेदभाव के धार्मिक सेवाएं प्रदान करता है। मतलब सभी धर्मों को अगर कोई चीज़ छूट दी जाएगी तो सभी धर्मों के लिए वो चीज़ें की जाएंगी। राज्य का यह चरित्र धारक को एक सकारात्मक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है,
ये हमारा जो है भारतीय संदर्भ में पद निरपेक्षता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।